नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का विज्ञान का क्रैश कोर्स, बहुत धमाकेदार, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, सबसे आवश्यक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब बहुत ही तैयारी के कम समय बच गए हैं, और इस कम समय में जो दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो का जो है बनाएंगे, जिसमें अगर आप साइंस को तैयारी करेंगे तो आप साइंस में 90 प्लस जो है मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज कर लेंगे। पहले हम लोग फिजिक्स को जानेंगे, फिजिक्स के मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर केमिस्ट्री को और फिर बायोलॉजी को। फिजिक्स के हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। और मैं दोस्तों इस वीडियो में आप कॉपी और कलम लेकर बैठे ताकि आप नोट डाउन करते जाएं, और मैं आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप समझ जाए, उसके बाद दोस्तों आप याद करिए, क्योंकि बातें आप समझ लेते हैं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी इंसान से मान लीजिए आपको अट्रैक्शन है, और जब आपसे मतलब आपका है कि आप उसको समझ चुके हैं, तो जब उसे आप याद नहीं कीजिएगा तो आप इंसान भुला जाएगा, या आप ही उस इंसान को भुला जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी है, जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो समझने के बाद याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों याद स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप प्रकाश प्रवर्तन सुने होंगे, प्रकाश के प्रवर्तन को समझ लीजिए। प्रकाश किरण आती है और टकराकर चली जाती है, इस घटना को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। और फिजिक्स में कोई भी आपसे नियम पूछे कि कितना प्रकार के होता है, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों 2 होते हैं, 2 से ज्यादा प्रकार नहीं है। तो प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो आप लिखेंगे ऐसे, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आप क्या रखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रहेगा। अब आपको मैं समझाता हूं आपतन कोण होता क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब जो किरण रहेगी उसी से वो कोण बनेगा। आपतित किरण रहेगी तो आपतन कोण बनेगा, और परावर्तित किरण रहेगी तो परावर्तन कोण बनेगा। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है, बताइए कि अवतल दर्पण, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मेरे साथी निम्नलिखित अंतर है। जैसे आप लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद आप दोस्तों हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बारे में पूरी बात जो है लिखेंगे। आप इमेज पर ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण के बारे में, और टोटल बात आप लिख लेंगे। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे कि जिस दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है, मतलब रंगा जाता है, कलई मतलब रंगा जाता है, जिस दर्पण को बाहर से कलई करते हैं उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, पहली बात। फिर क्या अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है, जो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो आभासी और सॉरी दोस्तों, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। फिर बात करते हैं ये प्रतिबिंब कैसा होता है। तीसरी बात देखेंगे कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बड़ा, छोटा और बराबर होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण बनावट बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है और बराबर होता है, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण को ये जो है ना प्रकाश किरण को सिकुड़ता है, और जो प्रकाश किरण को सिकुड़ेगा उसे अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण, याद है आपको? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरण को सिकुड़ता है। इसके बाद लिखेंगे आप अवतल दर्पण का उपयोग। मैं आपको दोस्तों ऐसे बता रहा हूं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव भी कर पाए, सब्जेक्टिव भी कर पाए आसानी से। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है आप याद रखेंगे। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों, क्या करने में? दाढ़ी बनाने में, रोगियों का नाक कान जांच करने में, क्या सुना? नाक कान जांच करने में, ठीक है। फिर क्या दोस्तों? सोलर कुकर में, किसमें? सोलर कुकर में, ठीक है। और क्या दोस्तों?
तो इसके अलावा सौर भट्ठी में, किस में होता है? सौर भट्ठी में। ये सब क्या हो गया मेरे साथी? तो अवतल दर्पण का उपयोग है, या हजामती दर्पण में। किसमें दोस्तों? हजामती दर्पण में। अब कुछ पॉइंट को आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है जिसे आप नोट करके लिखेंगे कि सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण का क्यों करते हैं। तो सुनिए मेरे साथी ध्यान से, सोलर कुकर का उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश से किरणों को सिकुड़ता है, प्रकाश किरण को सिकुड़ता है, जिससे सोलर प्लेट आसानी से चार्ज हो जाता है, जिससे सोलर प्लेट आसानी से चार्ज हो जाता है और हम लोग सोलर कुकर में आसानी से खाना बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपका है क्या, सोलर कुकर जो है, एक और बात रहेगा, जो सोलर कुकर है उसका जो प्लेट है वो सिल्वर अर्धचालक का बना होता है। किसका होता है? सिल्वर अर्धचालक का बना होता है। और सिल्वर जो है ये महंगा मिलती है, तो इसकी हानियां हो जाएगी। कहीं पूछता है कि सोलर कुकर की हानियां बताइए, तो सोलर कुकर की हानियां ये है कि सबसे पहली बात, उसमें हम चांदी का उपयोग करते हैं तो ये महंगा होता है। ठीक है, पहला रीजन ये महंगा होता है। दूसरी बात दोस्तों कि आपका है क्या कि ये इसके जो भोजन बनाते हैं वो स्वादिष्ट उतना नहीं होती है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है? तो ये दोस्तों प्रदूषण नहीं करता है। हानि समझ गया तो लाभ भी समझ, बेनिफिट भी है। जिस पदार्थ से हानि है, जिस पदार्थ से लाभ भी है, जिस पदार्थ से लाभ उससे हानि भी है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये प्रदूषण नहीं करता है। और है क्या कि बहुत ज्यादा इसे एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी जो है खर्चा नहीं करना पड़ता है, आसानी से सूर्य की रोशनी का एब्जॉर्ब करता है और खाना जो है आपके पक जाते हैं। यानी कि आसानी से आप खाना को जो है पका सकते हैं बिना किसी पैसा के लागत में। सिर्फ आपको जो है सोलर प्लेट को खरीदने होते हैं। अब एक और दोस्तों आता है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये भी याद रखना कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या सुने? हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, जिससे नाई मतलब काटने वाला, ठीक है, जिससे नाई क्या होता है, व्यक्ति के बाल को आसानी से काट देता है। तो यही आप उत्तर को लिखेंगे। तो आप अवतल दर्पण समझ गए। अब उत्तल दर्पण के बारे में आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। अब उत्तल दर्पण के बारे में समझिए। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तल दर्पण को आप याद रखना, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो जिस दर्पण को अंदर से कलई करते हैं उससे उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या सुने आप? जिस दर्पण को अंदर से कलई करते हैं उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है, आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है आभासी और सीधा। मेरे साथी कैसा होता है? आभासी और सीधा। पहली बात कि जिस दर्पण को बाहर से कलई करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? अंदर से कलई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? आभासी और सीधा होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो छोटा और बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो कई पेपर में अलग से भी उपयोग आता है। उत्तल दर्पण का दो उपयोग बताइए। तो पहली बात है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ना, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। कहाँ करते हैं? यूज गाड़ी के साइड मिरर में। याद रखिए दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, उपयोग जान गए पहला। फिर दूसरा उपयोग याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं? आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाने में। क्या करने में? आभासी और सीधा प्रतिबिंब को बनाने में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि सड़कों पर लैंप के रूप में। क्या रखना है आपको? सड़कों पर लैंप के रूप में किया जाता है। ठीक है, सड़कों पर लैंप के रूप में किया जाता है। अब मेरे साथी एक और बात आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का, अब ये क्वेश्चन अलग से आता है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करते हैं? या उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर किया जाता है, इसका वरीयता क्यों दी जाती है? तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्या सुना? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। उसके बाद क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे साथी? आभासी और सीधा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, जिससे पीछे से आती हुई गाड़ियां चालक को मतलब ड्राइवर को आसानी से दिख जाती है। उत्तल दर्पण जैसे आप देखते हैं आसानी से देख लेते हैं, आगे आ रहा है भैया, ये आ रहा है, साइड दियो जाने दीजिए। उसके बाद आप नियम को जानते हैं। तीनों चीज समझते हैं। प्रकाश का प्रदान क्या है, इसके नियम को लिखिए।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो प्रकाश का अपवर्तन समझिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए ऊपर आपका हवा माध्यम है, ठीक है, और नीचे आपका पानी है, और ये आपका अभिलंब है। तो प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, जब हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब किरण मुड़ जाती है। आपका क्या है, अभिलंब। ये अभिलंब किरण क्या होगी, मुड़ जाएगी। और जब पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो पानी के दोस्तों विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। और हवा को विरल माध्यम हो गया, और पानी क्या हो गया, सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या होगा, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो हवा के तुलना में पानी में प्रकाश की जो चाल होगी स्लो होगी, और हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में या निर्वात में। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इस बात को बताया किसने था, तो आप याद रखिएगा, रोमर नाम का साइंटिस्ट ने। किसने बताया था, रोमर नाम का साइंटिस्ट ने। रोमर वैज्ञानिक, आप याद रखिएगा, वैज्ञानिक मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत कम होगी। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। अब चलिए हम प्रकाश प्रवर्तन बताते हैं। दोस्तों देखिए, है क्या, जब प्रकाश किरण आती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में बदलाव आ जाता है। देखिए, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चली गई इधर। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में बदलाव आ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये भी डिफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के, उसके बाद ये पिक्चर छोटा सा बनाना है तो बना देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। फिर आप लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम हो, 2 नियम। पूरे फिजिक्स में 2 याद रखना है। पहला नियम सुनिएगा ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। जो दूसरे माध्यम में जाएगी उसे अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, ये दोस्तों आपतन कोण की जया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा अपवर्तन कोण की जया। तो क्या होता है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर 1 नियतांक हो रहा है। अर्थात लिखेंगे आप म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। फिर लिखेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या सुना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब पेपर में पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, अलग से 2 मार्क्स में, तो सुनिए ध्यान से। क्या लिखेगा, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर 1 नियतांक होता है। अर्थात म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो ये दोस्तों आप प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन घटना घटती है। तो पानी में रखा हुआ सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से आभासी गहराई पर दिखाई देती है। और बाल्टी का जो पेंदी होता है वो भी उठा हुआ दिखाई देता है। और बाल्टी में अगर छड़ी डाल दीजिएगा पानी में रखा हुआ तो छड़ी जो है ना मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सब किसके कारण संभव है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में मॉडल सेट में दिया कि बताइए कि जब एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आपको बता रहा हूं मैं, पूछता है क्या कि जब एक पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन होता है। क्योंकि क्या था जी, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इसके बाद लिखेंगे जिसमें प्रकाश जो है हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में बदलाव आता है, जिसके कारण पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे सब्जेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है ना आप याद रखना। और फॉर्मूला पर मैं डिफिनेशन बना दूंगा। P बराबर होता है 1/f। एक का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। और जब भी दोस्तों बट्टा में कुछ हो एक पर एक हो तो उसको व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या सुना आपने, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। अर्थात लिखेंगे आप P बराबर 1/f। फॉर्मूला f किस में होगा भाई साहब, तो ये मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में। फिर एक और इसका फॉर्मूला आता है P बराबर 100/f। अब जब f किस में होगा दोस्तों, f होगा सेंटीमीटर। f किस में होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर f होगा मीटर में, ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक आप जानेंगे क्या होता है, डायऑप्टर या प्रति मीटर। क्या होता है, डायऑप्टर या प्रति मीटर। अब एक सवाल सिंपल सा कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए, चलिए आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेंस की जो क्या बोलते हैं, लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी ऐसे। तो क्षमता बराबर क्या निकालेंगे, ये सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर तो नीचे वाला लगाएंगे 100 वाला फॉर्मूला। अब मीटर देगा ना तो आप ऊपर वाला लगाइएगा, ठीक है। तो 100 बटा, और यहाँ पर कितना दोस्तों, ये कितना हो गया 100 बटा, यहाँ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है यहाँ पर, इसका मान एक का मान 20, 0 0 कट गया, 2 5 कितना हो गया 10, 2 5 दोस्तों 10 हो गया। और लेकिन क्षमता का मात्रक डायआप्टर। अब एक और बात दोस्तों, कभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्लस 5 डायआप्टर कौन सा लेंस है, तो प्लस रहेगा दोस्तों, तो आप याद रखेगा ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब माइनस रहेगा दोस्तों, माइनस कुछ भी 5 डायआप्टर 10 डायआप्टर कुछ भी रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये होगा अवतल लेंस। कौन होता है दोस्तों, अवतल लेंस होता है। प्लस रहेगा तो उत्तल लेंस, माइनस रहेगा तो अवतल लेंस, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे, दर्पण में थोड़ा बता दे रहा हूं, आप कहीं लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी वो पॉजिटिव होती है, और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी, मतलब अनंत होता है। अवतल दर्पण का नेगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव, समतल का इन्फिनिटिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है आपका। तो दोस्तों आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखें। तो अवतल लेंस आप एक जगह क्या कर देंगे, अवतल लेंस लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे अवतल लेंस उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अवतल लेंस उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अवतल लेंस उत्तल लेंस में जो है निम्नलिखित अंतर है, पहले ये बात लिख लेंगे। अब पहला बात क्या लिखेंगे दोस्तों, अवतल लेंस को आप ये रखिएगा अपसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण को फैलाता है, ठीक है। फिर उत्तल लेंस को दोस्तों, जबकि दूसरा बात आप उत्तल लेंस में लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण को सिकुड़ता है। दर्पण के अपोजिट होता है लेंस मेरे साथी, ठीक है। फिर बात है अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस जो बना प्रतिबिंब होता है, आप याद रखिएगा आभासी और सीधा होता है। प्लस मतलब होता है आभासी और सीधा। और उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। माइनस मतलब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। फिर आप याद रखेंगे अवतल लेंस का जो उपयोग है, अवतल लेंस का जो उपयोग वो होता है निकट दृष्टि दोष के दूर करने में। किसमें दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। अब निकट दृष्टि दोष क्या है दोस्तों, ये हम लोग 5 मार्क्स में जानेंगे। दो दृष्टि दोष क्या 5 मार्क्स में जानेंगे, ठीक है। ऐसे जो दोष होता है ना वही आपको वस्तु दिखाई नहीं देती, ये मेरा ट्रिक है। जैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी और दूर की दिखाई देगी, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे निकट पर। तो अवतल लेंस में क्या हो दोस्तों कि अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। और उत्तल लेंस का उपयोग जो है आप क्या रखेंगे, इसमें दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ये 3 बातें जो आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस में लिख सकते हैं। फिर अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी सीधा होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये कैसा होता है तो आप याद रखेंगे छोटा होता है। इसमें क्या होता है, छोटा होता है। और उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, तो इसमें बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बड़ा, छोटा बराबर होता है, मतलब दर्पण का अपोजिट। जैसे अवतल दर्पण था, उत्तल लेंस था, एक जैसा होगा। एक और बात आप याद रखिएगा मेरे साथ ही कि अवतल लेंस आखिर कहेंगे किसे, तो वो अवतल लेंस का पिक्चर देखिए, ये आपका अवतल लेंस का पिक्चर है, ठीक है। तो जो लेंस किनारों अपेक्षा बीच में पतला होता है, बीच में क्या है यहाँ पर पतला है, तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और यहाँ पर उत्तल लेंस का पिक्चर देखिए, तो जो लेंस किनारों की अपेक्षा, ये किनारा हो गया, बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो इतना दोस्तों इसके लिए आवर्धन के फॉर्मूला आप याद रखिए। एम बराबर होता है दोस्तों V बटा U, ठीक है। अगर दर्पण है दोस्तों तो माइनस रहेगा, ठीक है, V बटा U। और एक होता है M बराबर H डैश बटा H। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, U मतलब वस्तु की दूरी है, H मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और H डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों में से कोई डिफरेंस बोल सकते हैं। तो सुनिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है।
अर्थात स्मॉल m बराबर v बटा u या h डैश बटा h होता है। ठीक है, जहां v वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, या h डैश जो है क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और u क्या है तो दोस्तों वस्तु की ऊंचाई है। और एक और बात दोस्तों कि आवर्धन का मात्रक और बीमा नहीं होता है, यानी कि यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है, इससे ऑब्जेक्टिव ही बनता है। अब एक और बात याद रखेंगे कि आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान जो है वो क्या बतलाता है, तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को बतलाता है। कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। माइनस जो भी कहेगा तो वास्तविक और उल्टा, ऋणात्मक निकलता है माइनस मतलब वास्तविक और उल्टा। और आवर्धन m का धनात्मक मान क्या बतलाता है कि आवर्धन m का धनात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इस रात को उठकर अब बनाया जा रहा है और फिर वीडियो को एडिट किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपके लिए अपलोड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मतलब जो लिखा रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है दोस्तों, और वीडियो बनाने में वक्त लगता है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर, कम से कम 5 लोगों जरूर शेयर कीजिए, और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख पाए होंगे वही लोग मतलब दोस्तों शेयर करें। इतना काफी है दोस्तों, आप देखें यहाँ तक। इसके आगे भी आपको मतलब मैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आऊंगा जिसमें आपको याद कम करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देखा होंगे दोस्तों कि समझ रहे हैं आप, उसके बाद आप उसे रिमेम्बर कर सकते हो। और टोटल ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसी चीज को पढ़ने के लिए ऑफलाइन में दोस्तों 2-2 हजार कहते हैं 25-25 रुपये जमा करना पड़ता है, जिसको आपको यूट्यूब पर पहली बार मैं फ्री में क्रैश कोर्स आपको ये दे रहा हूँ। करते हैं तो हमने क्या सुना कि वह खगोलीय पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे तारा कहा जाता है। जैसे कि सूर्य का जी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आप याद रखना कि तारों में जो है याद रखना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तारों में कौन सा अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अब नाभिकीय संलयन क्या होती है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक और नोट बात आप रखना कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम को बनाते हैं। किस बम को बनाते हैं? हाइड्रोजन बम को। और सबसे पहले हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था, मतलब दोस्तों किस देश ने बनाया था? यार ना अमेरिका ने। किसने दोस्तों? अमेरिका ने। और एक और नोट बात आप रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम को बनाया जाता है। अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है दोस्तों? तो जब एक बड़े परमाणु के टूटने से सरल नाभिक के परमाणु का निर्माण होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। क्या सुना? जब एक बड़े परमाणु के नाभिक के टूटने से सरल नाभिक मतलब छोटे छोटे नाभिक के परमाणु का निर्माण होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ढेला है, पटक दीजिएगा तो छोटा छोटा भाग में बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन के आधार पर कौन से बम बनाते हैं? परमाणु बम। इसको भी कहाँ बनाया गया दोस्तों? अमेरिका में। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 6 अगस्त 1945 में नाकासाकी हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को दोस्तों नाकासाकी पर छोड़ा गया, जिसमें इसके अनेकों जो है आपात क्या बोलते हैं बहुत ही बैड इफेक्ट जो है जापान पे पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग पर भी इस पर इफेक्ट आया। तो आप दोस्तों इस तारे के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम जानते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्रह के बारे में। तो ग्रह यानी कि प्लैनेट दोस्तों है क्या? वह आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे ग्रह कहते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन। और ग्रहों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं होती है। ग्रहों में क्या दोस्तों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं होती है। और ग्रहों पर मैदान, पर्वत, पठार इत्यादि जो है पाए जाते हैं। जैसे ग्रह पर हम लोग है पृथ्वी क्या है दोस्तों? जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, और इस पृथ्वी हम है, आप है, टेबल है, कुर्सी है इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, पर्वत है, अनेकों चीज है। एक और बात दोस्तों आप ये रखिए, नोट करके इसको याद रखिएगा कि जो तारे होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, और जो ग्रह होता है वो आकार में तारों की तुलना में छोटा होता है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की तुलना में छोटी है। दोस्तों स्क्रीन ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। हो गया। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है।
तो अब सबसे पहले आप हिंट डालेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकाश प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो है क्या दोस्तों, देखिए मान लीजिए पार्टिकल है, बहुत सारे क्या है पार्टिकल है और ये कण है। अब यहाँ पर लाइट आएगी, तो लाइट आएगी तो जब कण में पड़ेगा तो लाइट ऐसे आपका दोस्तों फैल जाएगा। तो जो प्रकाश के फैलने की घटना है इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं और इस कण पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो क्या सुना आपने कि जब प्रकाश आती है और कणों पर पड़ती है तो कण पर पड़ने के बाद फैल जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यह क्या रखना है, जब प्रकाश किरण आती है कणों पर पड़ती है तो प्रकाश फैल जाती है, इस घटना को प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल याद रखना है कि जब प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब आप याद रखना है आपको कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है। याद रखना है बैगनी प्रकीर्णन का सबसे ज्यादा, और बैगनी ऑप्शन नहीं देगा तो मारेंगे नीला। क्या मारेंगे दोस्तों, नीला। तो ज्यादातर आपको नीला ही देता है। पेपर में पूछता है कि बताइए आकाश का रंग नीला क्यों है, तो आप उत्तर लिखेंगे आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि बैगनी और जामुनी रंग के बाद, बैगनी और जामुनी रंग के बाद नीला रंग का प्रकीर्णन मेरे साथ ही ज्यादा होता है, अतः आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो आप लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडलीय कण नहीं पाए जाते हैं, कण नहीं पाए जाते हैं जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब प्रकीर्णन नहीं होगा तो अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपका दोस्तों आता है कि खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सवाल है खतरे के संकेत में आपका है क्या लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप लिखेंगे खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन भैया कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्या सुना, वेवलेंथ जो होती है वो क्या आती है, ज्यादा होती है। वेवलेंथ मतलब तरंगों की दूरी, मतलब बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे कि लिखा जाएगा कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अर्थात लाल रंग फैलता कम है और अधिक दूरी तक जाता है, जिससे दूर से ही लाल रंग दिखाई दे देता है। इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। ये 10th में पूछता है, 12th में पूछता है। तो आप लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में निम्नलिखित अंतर है, और आप जो है एक साइड प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष आप ऐसे समझिए। तो क्या होता है कि जब बारिश की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और इसी प्रकार जबकि जब बारिश की बूंदों पर 2 बार परावर्तन 2 बार अपवर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो है लाल रंग बाहर होता है और बैंगनी रंग अंदर होता है। लाल रंग कहाँ होगा, बाहर, और बैंगनी रंग अंदर होती है। ठीक है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग क्या होगा, अंदर। लाल रंग क्या होगा दोस्तों, अंदर होती है, और बैंगनी रंग बाहर होती है। लाल रंग अंदर होगा, बैंगनी रंग बाहर होती है। फिर आप याद रखिए कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो दोस्तों कम धुंधला होता है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो अधिक धुंधला होती है। फिर आप एक और बात दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो है जिसमें लाल रंग है वो मेरे साथ ही लाल रंग जो है वो आंखों पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, और बैंगनी रंग जो है 40 डिग्री 8 मिनट का बनाता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो लाल रंग है वो आपका दोस्तों 50 डिग्री 8 मिनट बनाता है, और बैंगनी रंग जो है 54 डिग्री 55 मिनट का कोण जो है आपका बनाता है। तो आप दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब जानते हैं प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहा जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहा जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहा जाएगा, जब समान आवृत्ति और समान आयाम के, क्या सुने,
जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित होती है, मतलब मिलती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या सुना आपने? जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित होती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही मेरे साथी जो आपका है कि सड़कों पर जब आप देखिएगा रंगीन पट्टे, बारिशों के दिन में रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जैसे केरोसिन तेल वगैरह गिर जाते हैं और गाड़ी उस पर चढ़ती है तो रंगीन पट्टियां दिखाई सड़कों पर देती है। इस कारण आपको याद रखना है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। अब एक और आपका दोस्तों एनसीईआरटी में पूछता है प्रकाश के विवर्तन, और ये एक बार पूछा भी था प्रकाश विवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के विवर्तन पर चर्चा कर लेते हैं क्या होती है। तो इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश का विवर्तन हेडिंग डालिए आप। प्रकाश विवर्तन कैसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश आती है और किसी अवरोधक किनारों से मुड़कर चली जाती है, जैसे हमारा क्षेत्र के नहीं जाएगी, मुड़कर जाएगी, तो जब प्रकाश किसी अवरोधक के मुड़कर चली जाती है, अवरोधक के किनारों से मुड़कर चली जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल लिखिएगा और एक छोटा सा इमेज आप बना दीजिएगा वो वाला। तो इतना आप लिख लिए। अब दोस्तों इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझते हैं नेत्र की क्षमता, नेत्र की असमंजन क्षमता क्या होती है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है। तो आइए एकदम डीपली समझते हैं नेत्र की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो सुनिए ध्यान से। नेत्र के, ये आंखा है नेत्र, ठीक है। तो नेत्र के देखने की क्षमता को, नेत्र की देखने की क्षमता को नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। और इसमें फोकस दूरी घटती रहती है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र में फोकस दूरी कहती है, इसमें फोकस दूरी नेत्र की घटती बढ़ती रहती है। फिर दोस्तों अब है क्या कि कभी हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते हैं। नेत्र की असमंजन क्षमता लिखेगा कि नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है, और नेत्र का जो अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत होता है। ये बात आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे नेत्र की असमंजन क्षमता में जब निकट की कभी वस्तु दिखाई देती है तो कभी दूर की दिखाई नहीं देती है, और दूर की दिखाई देती है तो निकट की दिखाई नहीं देती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि निकट और दूर दोनों वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये सारी बातें जो है नेत्र की असमंजन क्षमता तब लिखेंगे जब 5 मार्क्स में आएगा, तब लिखा जाएगा। तो सिंपली इतना लिखेगा कि नेत्र के देखने की क्षमता को नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं, इसमें फोकस दूरी नेत्र की घटती बढ़ती रहती है। इतना दोस्तों काफी है। इसके अलावा 2 लाइन और ऐड कर दीजिए कि नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और नेत्र का अनंत का अधिकतम दूरी जो है अनंत होती है। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो जाएगा इसमें। धमाकेदार क्वेश्चन। अब है हमारा सवाल दोस्तों, आवेश क्या है, ठीक है। क्या सुना आपने, आवेश क्या है। आप लिख लीजिएगा दोस्तों पूरा क्वेश्चन से, आवेश क्या है। एक कई बार पूछा है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सुनिए मेरे साथी ध्यान से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। क्या सुना आपने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुणों को आवेश कहा जाता है, ठीक है। इसे क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक मेरे साथी जो होता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, C4 कूलाम होता है, या एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक है। अब एक और बात देखिएगा, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर होता है दोस्तों IT। Q बराबर क्या है दोस्तों, IT होता है, जहां I का मतलब विद्युत धारा और T का मतलब समय है। तो आप भाषा के साथ लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है धन आवेश, एक क्या होता है मेरे साथी, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। तो आप लिखेंगे ऐसे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब धन आवेश किसे कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे धन आवेश कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उसे ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। और धन आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान कितना दे रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मान कितना था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे आप नोट जरूर करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो इतना -1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का मान कितना होता है, तो ये माइनस से प्लस आ जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोस्तों यहाँ पे 19 होगा, ठीक है, 19 कूलम। तो आप आवेश का स्क्रीनशॉट लीजिए
तो दोस्तों विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला से याद रखिए दोस्तों, ठीक है, हर चीज आपको फॉर्मूला से याद रखेगा, अब आसान रहेगा। आई बराबर क्यू बाई टी, पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए, आई बराबर क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू मतलब आवेश, टी मतलब समय, तो क्या लिखेंगे विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सर और अच्छा से लिखना है तो किसी चालक शब्द लगा दीजिए, क्योंकि आवेश कहाँ पर है, किसी चालक पे, जो तार है ना, इसे चालक कहते हैं। जमुना से करंट चल जाएगा ओकरे को चालक कहते हैं, अजरस करंट नहीं जाएगा उसे कुचालक कहते हैं, और जरस करंट कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक किसका बनता है, सिलिकॉन का, ऑब्जेक्टिव है, अर्धचालक किसका बनता है, सिलिकॉन का बना होता है, या जर्मेनियम का बना होता है, या पोलोनियम का बना होता है। और सोलर प्लेट में किसका लगा होता है, तो सिलिकॉन लगा होता है, सोलर प्लेट में सिलिकॉन लगा होता है। अब देखिए दोस्तों, आवेश प्रवाह के दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर आप देखेंगे इसे आई से सूचित किया जाता है, अर्थात आई बराबर क्यू बाई टी, जहां क्यू आवेश है और टी समय है। फिर लिखेंगे इसका एसआई मात्रक दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम और समय के मात्रक सेकंड, ऊपर वाले के चुपचाप नीचे वाले गुना में पर का चिन्ह बदल गया, तो क्या होगा कूलाम प्रति सेकंड, इसी को कहते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं एम्पियर। तो आवेश का मात्रक डायरेक्ट लिखेंगे और विद्युत धारा का मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब एक अलग से सवाल आ जाता है कि बताइए भैया एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर किसे कहते हैं, बस इसमें एक लाइन लिखिए, एक कूलाम और एक सेकंड के अनुपात को एक एम्पियर कहा जाता है, एक कूलाम और एक सेकंड के अनुपात को एक एम्पियर कहा जाता है, अर्थात एक एम्पियर बराबर, ऐसे लिख लेंगे, एक एम्पियर बराबर एक कूलाम बटा एक सेकंड। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों सवाल है विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, तो सुनिए ध्यान से दोस्तों। इकाई धन आवेश को, क्या सुना आपने, इकाई धन आवेश को जब अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, किसी बिंदु तक ले जाने में किया जो कार्य होता है उसे विभव कहते हैं, ठीक है। और विभव को भी से सूचित किया जाता है, और भी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों डब्ल्यू बाई क्यू, क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका एसआई मात्रा दोस्तों जूल प्रति कूलाम, क्या होता है भी बराबर आप इसका वोल्ट या होता है दोस्तों जूल प्रति कूलाम होता है, क्या होता है जूल प्रति कूलाम होता है। फिर इसकी बात करते हैं दोस्तों, किसका मात्रक क्या होते हैं, अब पूछेगा पेपर में एक वोल्ट किसे कहते हैं, तो एक जूल और एक कूलाम के अनुपात को एक वोल्ट कहा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। अब विभवांतर को समझिए दोस्तों, तो है क्या दोस्तों कि एक आई धन आवेश को ही एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर दोस्तों भी ए बी से सूचित करते हैं, और भी ए बी बराबर फॉर्मूला आता है वी बी माइनस वी ए, क्या होता है दोस्तों वी बी माइनस वी ए होता है, और इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, कहता है वोल्ट होता है, कहता है वोल्ट होता है, ठीक है, या जूल प्रति कूलाम होता है। तो इतना आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम दोस्तों समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहा जाएगा। तो प्रतिरोध आप हेडिंग बनाएंगे, सुनिए जरा ध्यान से, जो प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, तो जो चालक में धारा को रोक देता है, क्या सुने, जो चालक में धारा को रोक देता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। और दोस्तों प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, किससे कहते हैं आर से, और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है एसआई मात्रक ओम होती है, क्या होती है ओम। अब फिर पूछेगा इसका सूत्र भी लिखिए, इसका सूत्र जो होता है आर इक्वल टू भी बटा आई होता है, कहते हैं आर इक्वल टू भी बटा आई, और आर इक्वल टू भी बटा आई से इसका मात्रक जो बनाएगा क्या बनेगा, ध्यान रखिए, तो विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट, आधारक मात्रक एम्पियर, ऊपर वाला का चुपचाप नीचे वाला के गुना में पार का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही दोस्तों मेरे साथी ओम कहते हैं, क्या कहते हैं ओम, ऐसे ओम लिखते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं ओम कहते हैं। तो ओम आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कभी पूछ देता है कि एक ओम किसे कहा जाएगा, तो आप लिखिएगा, हम समझिए एक ओम बराबर कहता है तो एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, तो एक वोल्ट और एक एम्पियर के अनुपात को एक ओम कहा जाता है, अर्थात लिखेगा एक ओम ऐसे बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, ये लिख दीजिएगा, आपको उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछते हैं कि ओम किसके बराबर है, एक वोल्ट बटा एक एम्पियर के। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों है प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहा जाएगा,
तो प्रतिरोध संयोजन किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोध संयोजन कहते हैं। और प्रतिरोध संयोजन दो प्रकार का आता है, एक श्रेणी क्रम का और एक होता है दोस्तों पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम का। चलिए अब पहला जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सरल रेखा में जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे RS से सूचित किया जाता है, अर्थात RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोस्तों इसका चित्र भी देखिए। चित्र में आपको दिखेगा कि इसमें आप इस बात को लिख भी सकेंगे, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अलग अलग धारा। श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि एक ही प्रकार की धारा प्रवाहित होती है और श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग विभव जो है उत्पन्न होता है, अलग अलग विभव जो उत्पन्न होते हैं। फिर दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन से जो है मैक्सिमम प्रतिरोध प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम संयोजन से क्या मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जैसे सीधा जोड़ दीजिए तो अधिकतम मिलेगा, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समानांतर क्रम समझते हैं दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और इसे दोस्तों I/RP से सूचित करते हैं, अर्थात 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे और फिर आप इसमें लिखेंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में धाराएं जो है अलग अलग प्रवाहित होती है और समानांतर क्रम संयोजन में जो विभव होता है या जो विभवांतर होता है वो एक ही होता है या समान होता है। 12th में ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि समानांतर संयोजन में कौन सी राशि समान होती है? तो विभवांतर जो है समान होता है या विभव जो है समान होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप पहले इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 मार्क्स बचा हुआ और 5 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपका है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। उसके बाद आपको एक एक करके मैं आपको बारीकी बारीकी से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा दोस्तों मैक्सवेल का नियम, कि मैक्सवेल का नियम किसे कहा जाएगा। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके बाद दोस्तों लिख लिया जाएगा। तो मैक्सवेल के नियम मानिए, ये आपका है धारावाही चालक। धारावाही चालक किसे कहेंगे? तो जिससे करंट प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं धारावाही चालक। जिस चालक से करंट बहती है मतलब धारा बहता है उसे बोलते हैं धारावाही चालक। तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा बल को बतलाता है, अंगूठा बल को बतलाता है और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। तो ये था आपका मैक्सवेल का नियम। उसके बाद आप जो है चित्र को बना देंगे। तो आपने क्या सुना मैक्सवेल के नियम के अनुसार, कि मैक्सवेल के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा जो है किसको बतलाता है? बल को, और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। अब दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों, फ्लेमिंग का नियम। दूसरा था आपका फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग के नियम आप समझिएगा ध्यान से। फ्लेमिंग के दो नियम है। कितने नियम है? दो। एक है राइट हैंड का और एक है दोस्तों लेफ्ट हैंड का। कि फ्लेमिंग कितने नियम है दोस्तों? दो नियम, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। पहला हम लोग जानते हैं राइट हैंड का, तो सुनिएगा ध्यान से। फिर पहले आप 3 उंगली का नाम याद रखिए। ये इसे अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं। तो बस ढिसका से कर गोली मारकर याद रखिएगा। क्या रखना है दोस्तों? कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, क्या सुना? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला जाता है। दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाता है ऐसे। तो अंगूठा जो है बल को बतलाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है।
तो मध्यमा धारा को बतलाएगा, तो मध्यमा धारा को बतलाएगा। ठीक है, ये पहला नियम हुआ फ्लेमिंग का। इसके बाद फ्लेमिंग का ये जो चित्र जो है आप बनाएंगे। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग का दूसरा नियम क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि है क्या, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, जो नियम रहेगा उस नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाता है कि, इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा जो है दोस्तों, तर्जनी जो है, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है और मध्यमा चालक की गति को बतलाता है। मध्यमा चालक की, या सॉरी दोस्तों, अंगूठा किसको बतलाता है, चालक की गति को बतलाता है। तो आपका जो ये मध्यमा है वो प्रेरित धारा को बतलाएगी। किसको बतलाएगी, प्रेरित धारा को बतलाएगी। ये आपका हुआ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या सुना, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाता है, तो लंबवत फैलाया जाता है तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा जो है चालक की गति को और व्यक्त करता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा को व्यक्त करेगा। ये फ्लेमिंग के रूल हो गए दोनों दोस्तों, आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों ओस्ट्रोड का। ओस्ट्रोड का प्रयोग क्या करता है या ओस्ट्रोड का नियम क्या कहता है। तो ओस्ट्रोड का प्रयोग समझिएगा पहले ध्यान से। ओस्ट्रोड जी ने क्या किया कि जब किसी चालक में या चुंबक में, जब किसी चालक में या चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, आई मतलब विद्युत धारा, जब किसी चालक में या चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ओस्ट्रोड का प्रयोग क्या कहता है कि जब भी किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद ये आप पिक्चर जो है बना देंगे। और दोस्तों चुंबक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ लोह चूर्णों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, और चुंबक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक होता है दोस्तों कृत्रिम चुंबक। एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। तो दोस्तों जो चुंबक प्रकृति में पाया जाएगा उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे और जिस चुंबक को इंसानों द्वारा बनाया जाएगा उसे कृत्रिम चुंबक कहा जाएगा। अब ये जो कृत्रिम चुंबक है इसके भी 2 प्रकार हैं, एक है दोस्तों अस्थायी चुंबक और एक है अस्थायी चुंबक। अस्थायी को कहा जाएगा विद्युत चुंबक भी। तो पेपर में आ जाता है 2 नंबर में कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो सुनिए जरा ध्यान से क्या अंतर है। अस्थायी चुंबक दोस्तों स्टील का बना होता है। किसका बनता है, स्टील का बना होता है। अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। किसका बना होता है, नरम लोहा का बना होता है, याद रखिएगा। अस्थायी चुंबक जो है दोस्तों याद रखेंगे, अस्थायी चुंबक जो है इसका चुंबकत्व जो है हमेशा बना रहता है, जबकि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व हमेशा बना नहीं रहता है। अस्थायी चुंबक में धारा प्रवाहित होती है तो भी चुंबक जैसा व्यवहार करता है और धारा नहीं प्रवाहित होती है तो भी चुंबक जैसा व्यवहार करता है। किंतु अस्थायी चुंबक में जब तक धारा बहती है तब तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है और जैसे धारा खत्म हो जाती है ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो ये आपके हो गए अस्थायी और अस्थायी चुंबक में अंतर। क्या जाना, फिर से सुन लीजिए। अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है नरम लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व हमेशा बरकरार रहती है, जबकि अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व हमेशा बरकरार नहीं होता है। अस्थायी चुंबक में करंट जाए या नहीं जाए, दोनों स्थिति में आपका है क्या चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और अस्थायी चुंबक में जब तक धारा जाएगी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, धारा नहीं जाएगी चुंबक की तरह व्यवहार जो है नहीं करेगा। तो इतना दोस्तों आप स्क्रीन पर लीजिए। हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है उसे फैराडे जी किए थे। कौन किए थे, फैराडे जी। आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में किसने बताया था, तो फैराडे जी बताए थे। क्या बताए थे, फैराडे जी। और इन्होंने क्या बताया कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका कुंडली है, जब किसी कुंडली में ध्यान दीजिएगा क्या है, जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लेकर जाइएगा, इन्हें का चुंबक है, जब किसी कुंडली को चुंबक के पास लेकर जाइएगा तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपने क्या सुना
कि विद्युत चुम्बक प्रेरण किसे कहेंगे, तो हमने क्या बताया कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लेकर जाया जाता है तो चुंबक में धारा प्रवाहित, कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो आप देख लेंगे कि जब किसी दोस्तों ऊर्जा संसाधन, तो जिस संसाधन से ऊर्जा मिलती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। क्या सुना आपने कि जिस संसाधन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है तो उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन दोस्तों जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नवीकरणीय, क्या होता है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। और एक होता है मेरे साथी अनवीकरणीय। ये क्या होता है? अनवीकरणीय। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन किसे कहा जाएगा। तो जो ऊर्जा का स्रोत दोस्तों, जिस ऊर्जा का स्रोत का हम उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद भी दोबारा से उपयोग किया जाएगा, मतलब एक लाइन में डिफिनेशन क्या होगी कि जिस ऊर्जा को दोबारा से बनाया जाता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं, मतलब नया बनाया जा सकता है। तो क्या रहना है कि जिस ऊर्जा संसाधन को दोबारा, क्या सुना ना, दोबारा बनाया जा सकता है तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कहते हैं। एक और बात याद रखेंगे आप, इसे गैर परंपरागत, क्या सुना आपने, इसे गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन भी कहते हैं। जैसे साहब जल ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या? सौर ऊर्जा, क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा। और ये रखिएगा सौर ऊर्जा जो है किससे मिलता है? तो सूर्य से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य से। और सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो सोलर प्लेट से। किससे उत्पन्न होता है? सोलर प्लेट। और दोस्तों सोलर प्लेट किसका बना होता है? तो अवतल दर्पण के बने होते हैं। किसके बनते हैं? अवतल दर्पण का। और किस पदार्थ इसमें लगा होता है? तो सिलिकॉन अर्धचालक लगा होता है। और कौन सा धातु लगा होता है? तो सिल्वर धातु लगी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है या सोलर प्लेट का काम क्या है या सौर सेल का काम क्या है? तो सौर सेल एक प्रकार का डिवाइस होती है जो सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब अनवीकरणीय संसाधन को देखिए, तो जिस ऊर्जा संसाधन को, मतलब यहाँ पर ध्यान दिए, जिस ऊर्जा संसाधन को दोबारा बनाया जा सकता है, इसी प्रकार जिस ऊर्जा संसाधन को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कहा जाएगा। और इसे दोस्तों, इसे परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल में यहाँ रखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे पेट्रोल। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोल जब एक बार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो दोबारा से आप प्राप्त इसे नहीं कर सकते हैं। फिर लाखों साल मतलब वो भूकंप आएगा, उसके बाद पेट्रोल बनेंगे। फिर क्या दोस्तों? कोयला। क्या हो गया? कोयला। ये भी क्या है? अनवीकरणीय, मतलब अनवीकरणीय जिसे दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय ठीक है, अनवीकरणीय मतलब दोबारा नहीं बनाया जाएगा। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? दोबारा आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ये सब क्या दोबारा, मान लीजिए कि वायु एक बार क्या होते हैं, जल की बात करते हैं, कहीं खत्म हो गया फिर से जल आ जाएगा, जल ऊर्जा बन जाएगी। इससे आप स्क्रीनशॉट दोस्तों लीजिए। दोस्तों हमारा ये जो है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन दोस्तों पीडीएफ के द्वारा आप जो है इसका जो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और ये इस वीडियो को आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स दोस्तों, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपका 10 क्लास में ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आपको मैंने मॉडल सेट आपका 1 से लेकर 5 तक जो डाला है उसे आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपका 40 में 40 सब्जेक्टिव जो है लगा कर आए और फिजिक्स में भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटे।
और ये जो सब्जेक्टिव वीडियो है, आप दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप ये देख सकते हैं, आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए उसमें वो थी, इतना देर लगाएंगे। एक मिनट तक कर देता हूँ।